Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar, and in today's video I will discuss the current legal GK from 16th September to 30th September 2023. So now we come to the first topic, and this first topic is regarding the self-respect marriage. So now we'll understand what is this self-respect marriage. So basically there are different laws in our country which deals with the marriage, like Christian Marriage Act, हिंदू मैरिज एक्ट, आनंद कारज एक्ट, क्योंकि हमारे देश में अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना हुआ। ठीक है, सो ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज लॉ है ये तमिलनाडु का है। ठीक है, और ये लॉ कहता है कि जब शादी परफॉर्म होगी तो उसमें किसी ब्राह्मण या प्रिस्ट की आवश्यकता नहीं है और ना ही उसमें कोई फॉर्मल रिचुअल्स की जरूरत है। और अगर हम देखें सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, तो वो 7 फेरे की बात करता है। ठीक है, तो वो कहता है कि 7 स्टेप्स आर एसेंशियल फॉर अ वैलिड मैरिज। ठीक है, और जो मैरिज के और रिचुअल्स होते हैं उसके लिए प्रिस्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज में किसी भी प्रिस्ट की आवश्यकता नहीं है और ना ही फॉर्मल रिचुअल्स को परफॉर्म करने की आवश्यकता है, तब भी ये मैरिज वैलिड मानी जाती है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के एक डिसीजन को ओवररूल किया है और जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने 2014 में कहा था कि जो एक एडवोकेट है वो सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज नहीं करा सकती। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज में एक पर्सनल कैपेसिटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक एज ए फ्रेंड और रिलेटिव, बट ही कैन नॉट एंगेज हिमसेल्फ इन द सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अच्छा, जो सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज का कंसेप्ट है ये कहाँ से आया? ये द्रविडियन मूवमेंट से स्टार्ट हुआ और जिसका पर्पज ये था कि एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट की जाए जिसमें कि कोई कास्ट की या कोई रिलीजियस बाउंडेशन ना हो। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं, ओटीटी की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप। ठीक है, इसको रेगुलेट किया जाएगा। अब इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होगी? इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो जो भी ओटीटी पर कंटेंट होगा इट विल बी वॉच बाय द कंसर्न ऑफिसर ऑफ दिस मिनिस्ट्री। इसमें क्या है कि कोड ऑफ एथिक्स होगा, कुछ गाइडलाइन सेट की जाएंगी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म यूजर्स को और जो भी इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कराते हैं उनके लिए मैंडेटरी होगा इन गाइडलाइंस को फॉलो करना। नेक्स्ट है इसका फिर कंटेंट को क्लासिफाइड किया जाएगा। तो जो भी कंटेंट ओटीटी पर जाएगा उस कंटेंट को क्लासिफाई किया जाएगा और कंटेंट जो होगा वो एज के बेस पर होगा, कैटेगरी के बेस पर होगा और यहाँ पर पेरेंट्स को एक फैसिलिटी दी जाएगी दैट वुड बी पेरेंटल लॉक्स। मतलब अगर वो चाहते हैं पेरेंट्स के किसी कंटेंट को उनके चाइल्ड या चिल्ड्रन ना देखें तो उस पर लॉक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कंटेंट को देखने के लिए एज वेरिफिकेशन होगा कुछ कंटेंट के लिए। नेक्स्ट है इसका को रेगुलेशन मॉडल होगा। को रेगुलेशन मॉडल का मतलब है इट विल बी रेगुलेटेड बाय द 2 अथॉरिटीज। ठीक है, पहला होगा इस पर जो इंडस्ट्री है वो सेल्फ रेगुलेशन करेगी। मींस जो ओटीटी को रेगुलेट करने वाली इंडस्ट्री है उनके पार्ट पर ये ड्यूटी होगी कि वो कोई भी कंटेंट ओटीटी पर ऐसा ना दे जो कि अगेंस्ट द लॉ है। तो फर्स्ट रेगुलेशन ये हुआ एंड सेकंड रेगुलेशन विल बी गवर्नमेंट ओवरसाइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का भी उस पर ओवरसाइट होगा, मतलब नजर होगा। नाउ अब कहता है कि इसका ग्रीवियंस रेड्रेसल। ग्रीवियंस रेड्रेसल का मतलब है कि अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ गलत कंटेंट पाया जाता है तो उसका 3 लेवल में क्या होगा? ग्रीवियंस होगा। तो पहला क्या होगा? ग्रीवियंस रेड्रेसल ऑफिसर होगा
तो अगर किसी भी व्यक्ति को ओटीटी कंटेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके साथ डिस्कस कर सकता है। सेकंड होगा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज, तो जो कंटेंट प्रोवाइड कराने वाली इंडस्ट्रीज हैं वो उसको सेल्फली रेगुलेट करेंगे। और थर्ड होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उसको रेगुलेट करेगा या वॉच करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का केवल क्या होगा, रेगुलेटरी कंट्रोल, मतलब ये केवल ओवरसी करेगी और ये ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। इसके लिए क्या किया जा रहा है, एक डिजिटल इंडिया बिल बनाया जा रहा है जो इस कंटेंट को और रेगुलेट करेगा। Now we come to the next news. There was a news. This news was related to the पंजाब, और इसमें क्या हुआ, पंजाब के गवर्नर ने पंजाब के सीएम से कुछ क्वेरीज पूछी जिनका सीएम ने टाइमली आंसर नहीं दिया। तो पंजाब के गवर्नर ने कहा कि वो अगर उन क्वेरीज का टाइमली आंसर नहीं आया तो ही कैन इम्पोज आर्टिकल 356 of Constitution of India in the state. Now we'll understand what is this 356. So 356 is state emergency. Article 356 deals with the state emergency. अब what is this state emergency? State emergency क्या है कि आर्टिकल 356 कहता है कि जब गवर्नर को ऐसा लगे या तो उसकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पर या किसी अदर सोर्स से उसको इंफॉर्मेशन मिलती है और उसमें उसको ऐसा लगता है कि दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट इज नॉट बीइंग कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नर स्टेट में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक सीएम गवर्नर की क्वेरीज का प्रॉपर आंसर या टाइमली आंसर नहीं देते हैं, so can it be the ground of imposition of article 356 in a particular state? तो इसके लिए रेलिवेंट आर्टिकल है आर्टिकल 167 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां पर 167 कहता है कि ड्यूटीज, देयर आर सर्टेन ड्यूटीज ऑन द पार्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, हाँ, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। अब वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, पहला ड्यूटी क्या है सीएम के पार्ट पर, टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। तो गवर्नर की चीफ मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी डिसीजन लिया गया है उस डिसीजन को वो गवर्नर को कन्वे करे। सेकंड है टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन relating to the administration of affair of the state and proposals for the legislation as the governor may call for। तो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है वो किस तरह से चल रहे हैं उस पार्ट में भी इंफॉर्मेशन देना चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है। नेक्स्ट है इफ गवर्नर सो रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच ए डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। तो अगर कोई ऐसा मैटर है जिस मैटर पर मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया है लेकिन उस डिसीजन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अभी अप्रूव नहीं किया है। नाउ जो मिनिस्टर है वो हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल कैपेसिटी की, और जब हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो हम बात करते हैं कलेक्टिव कैपेसिटी और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की। अब अगर हम इस न्यूज में देखें तो इस न्यूज में गवर्नर ने क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग द करप्शन इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये पॉइंट फॉल करता है सेकंड ड्यूटी में, ठीक है। सो इफ द चीफ मिनिस्टर डज नॉट प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर देन गवर्नर में इम्पोज आर्टिकल 356 इन द कंसर्न्ड स्टेट। नाउ वी कम टू वन मोर न्यूज। देखिएगा एक जो हमारे फिल्म स्टार हैं अनिल कपूर जी, उनका एक डायलॉग है जो मूवियों में काफी देखा जाता है और इसका नाम है या इसको हम बोलते हैं झक्कास, ठीक है। सो नाउ दिस डायलॉग इज बीइंग मिसयूज्ड बाय द वेरियस पर्संस। सो अनिल कपूर जी filed or went to the Delhi High Court, and now the Delhi High Court has put the restrictions
upon using this dialogue in any way. And Honorable High Court held that if any person will use this dialogue in any manner, then he would be liable for the violation of the Copyright Act. So basically, it is the copyright, or Mr. Anil Kapoor has the copyright over this dialogue. Now we come to the various writ jurisdiction of Honorable Supreme Court and High Court. So basically, there is Article 32. 32 सुप्रीम कोर्ट को राइट देता है 5 रिट इशू करने की, और 226 हाई कोर्ट को पावर देता है इन 5 रिट को इशू करने की। रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है हाई कोर्ट का वाइडर होता है और सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन नैरो होता है। हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन वाइडर क्यों है? क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए प्लस लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए भी रिट इशू कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल फंडामेंटल राइट के लिए ही, फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए ही रिट इशू कर सकते हैं। इसलिए जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो नैरो होता है इन कंपैरिजन टू द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। अब यहाँ पर 5 रिट हैं। पहली रिट है हमारी हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी। अब अगर किसी पर्सन को या तो पुलिस ने या किसी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने उसको अरेस्ट कर लिया है या पकड़ लिया है, जिससे कि उसकी पर्सन की वेयर अबाउट पता नहीं है। वेयर अबाउट का मतलब उसको कहाँ रखा है ये पता नहीं है। तो उस पर्सन के फैमिली मेंबर या रिलेटिव सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विल गिव ऑर्डर टू द पुलिस और एनी अदर एजेंसी टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ दैट पर्सन। तो इसको बोलते हैं रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। सेकंड है रिट ऑफ मैंडामस। इसका मतलब होता है वी कमांड। क्या मतलब है इसका? वी कमांड। ठीक है, हम आदेश देते हैं। तो बेसिकली अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी पब्लिक ड्यूटीज का पालन नहीं करता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकते हैं कि उसको अपनी पब्लिक ड्यूटी का पालन करना चाहिए। जब ऑर्डर आएगा तो देन इट विल बिकम मैंडेटरी फॉर दैट ऑफिसर टू अबाइड बाय द पब्लिक ड्यूटी। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू प्रोहिबिट। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना। तो अगर किसी कोर्ट ने या किसी ट्राइब्यूनल ने किसी ऐसे मैटर पर ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर लिया है जिसमें कि उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, या किसी मैटर में कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन था लेकिन कोर्ट ने उस मैटर में ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं किया है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट रिट रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करते हैं अगेंस्ट सच कोर्ट। तो ये जो रिट है ये कोर्ट के अगेंस्ट या ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट ही इशू की जाती है। ठीक है, तो यहां पर जब प्रोहिबिशन की रिट लागू होगी तो वो पर्सन, वो जज या कोर्ट या ट्राइब्यूनल उस मैटर पर फर्दर कोई प्रोसीडिंग नहीं करेगा, और जहां तक उसने प्रोसीडिंग की है वो वहीं तक रुक जाएगा। नेक्स्ट होता है सर्शियरी। सर्शियरी का मतलब होता है टू सर्टिफाई। टू सर्टिफाई मीन्स अगर किसी पर्सन ने, कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल ने प्रोहिबिशन के दौरान रिट ऑफ प्रोहिबिशन में कोई ऑर्डर पास करा है एंड दैट ऑर्डर इज नॉट इन अकॉर्डेंस टू द लॉ, वो ऑर्डर इसके अनुसार नहीं है, कानून के अनुसार नहीं है, तो सर्शियरी रिट में उस ऑर्डर को करेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि या तो उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा या उसके स्थान पर कोई दूसरा ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो सर्शियरी रिट होती है ये रेमेडियल होती है। रेमेडियल का मतलब है जो मिस्टेक या जो कमी प्रोहिबिशन के द्वारा कॉज की जाती है उसको रेमेडी किया जाता है रिट ऑफ सर्शियरी के द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट रिट है हमारी को वारंटो। को वारंटो हियर मींस बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट अथॉरिटी, मींस आप किस अथॉरिटी से इस ऑफिस को होल्ड करते हैं। तो को वारंटो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ विच अथॉरिटी।
ठीक है। अभी कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है और उस पर्सन के पास उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने की एलिजिबिलिटी नहीं है या क्वालिफिकेशन नहीं है, तो कोई भी पर्सन उस पर्सन के अगेंस्ट को वारंटो की रिट फाइल कर देता है। तब ऑनरेबल कोर्ट उस पर्सन से पूछते हैं कि आप इस क्वालिफिकेशन से इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हो या किए हुए हो। तब उस पर्सन के पार्ट पर ये लायबिलिटी आ जाएगी कि वो इस बात को ऑनरेबल कोर्ट को एक्सप्लेन करे या बताए कि मैं इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के आधार पर इस ऑफिस को होल्ड करता हूँ। ठीक है। So dear students, I have discussed all the important topics of September 16 to 30 September. And that's all for today. I will come again with more such videos. Till then, thank you very much. Goodbye.